ओ इकरा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उम्र भी हुई, सांसद भी हैं, शादी को लेके दबाव भी तो पड़ता होगा ना कि अब हो जाए। अब तो लव मैरिज में भरोसा है कि अरेंज मैरिज में? और जितने भी गुजर हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके यहाँ आपको लाल चटनी जरूर मिलेगी। वो लहसुन वाली। लंदन में थी तो ये सब चाय चटनी रोटी ये तो मिलती नहीं होगी। मैंने बनानी सीख ली थी चटनी तो। अच्छा जी। वहाँ तो जींस टी शर्ट ये सब भी पहनती होंगी। जी। कौन सा हीरो पसंद है? शाहरुख खान। फिर मेरी अम्मी स्टोर रूम में रखती थी उस चप्पल को, तो बड़ी प्लास्टिक किस्म की थी, बड़ी तेज लगती थी। एक दिन सफाई हो रही थी तो मुझे वो चप्पल मिल गई, उठा के चुपके से मैं वो फेंक आई चप्पल। तो उन्होंने फिर दोबारा वही चप्पल मंगवा ली थी कंपनी की। दोस्ती करना पसंद है? मतलब मैं बहुत पिकी हूँ अपने दोस्तों को चुनने में। हाँ, बहुत मजाक भी वो करते हैं सब। कोई ऐसी चीज या कोई भाषण तो वो ग्रुप पे भेजेंगे, फिर अरे नेताजी देखिए ऐसे। समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड लीडर, जी हां, इकरा हसन के दिल्ली स्थित अपार्टमेंट हम पहुंच गए हैं उनसे मिलने और उनसे बात करने। तो मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इकरा हसन। ओ इकरा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आभार आपका। बहुत दिनों से मैं खोज रहा था आपको जी। और पार्लियामेंट में, कैराना में, आपके चुनाव में तो मैं गया ही था, नाहिद भाई के भी चुनाव में गया था जी। तो मैंने कहा कि आज आपका इंटरव्यू हो ही जाए। अच्छा, ये मेरे लिए पहले से रखी है क्या? आपके लिए चाय बनवाई। क्या बात है। तो ये आपका जो अपार्टमेंट है आपको मिला है, फर्स्ट टाइम एमपी हैं आप। जी। और बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा नया सा अपार्टमेंट मिला है आपको। नए जो अपार्टमेंट्स बने हैं, क्योंकि नए लोगों को हमें उसी में वेट कराया 1-1.5 साल। उसके बाद मिला है। तो आप हमारी जनता का ही है और ये हमारा ऑफिस है। ये इकरा, आप जब फर्स्ट टाइम एमपी हैं तो आपने सोचा था कि मैं एमपी बन पाऊंगी या एमपी का चुनाव लड़ पाऊंगी या लड़ूंगी? आपके फादर एमपी रहे, मम्मी एमपी रही, तो आप सपना देखती थी क्या पापा को जब छोटी होंगी कि पार्लियामेंट जा रहे हैं? मम्मी को आपने देखा? जी, मैं उनके साथ आती थी और अच्छा बचपन से देखा है ये सब, लेकिन खुद में वो आत्मविश्वास नहीं था कि मैं भी राजनीति में आऊंगी और मैं भी इस तरीके से आगे फिर परिस्थितियां जैसे जैसे बनती गई उस हिसाब से आदमी का जहन भी बनता चला जाता है। तो लेकिन एक वाक्य है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने वालिद साहब के साथ पार्लियामेंट आई थी। अच्छा। कई बार उनसे मैं काफी लगाव रखती थी, तो उनके साथ हमेशा चिपकना रहता था मुझे। तो उनके साथ आए थे, तो तब एक जो गार्ड हैं, क्योंकि एमपी अलग उससे निकल जाते हैं और जो साथ वाले हैं उनकी चेकिंग वगैरह होती है। तो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो एक गार्ड अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला था, अरे तुम भी यहीं आओगी, तुम्हें भी यहीं आना है। तो हालांकि वो शायद सभी बच्चों को कहते होंगे, लेकिन जब मैं फिर बनी सांसद तो मुझे उनकी वो बात बड़ी याद आई कि कभी कभी आदमी बिना सोचे ऐसी बात कह देता है जिसको ऊपर वाला कबूल कर लेता है। सरस्वती जुबान पे होती हैं और अच्छी बातें, लोग कहते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो। तो उस वक्त जब आप बच्ची थी तो उसने कहा था कि यहाँ आओगी एक दिन पार्लियामेंट में, तो मैं क्लास 2 में थी तब। क्लास 2 में? तो वो दिन याद आया जब आप पार्लियामेंट में आई कि यही गेट है, यहीं से हम एंट्री अपने पापा के साथ। आपकी माँ जब सांसद थी तो भी मैंने कवर किया पार्लियामेंट में, तो आपकी माता जी को देखता था। उस समय भी आप पार्लियामेंट आती थी 1-2 बार, तो मैं देखता था। आपकी मम्मी से मैं मिला तो मैंने पूछा कि बोली बिटिया है मेरी, पढ़ाई करती है। तो हमने कहा बहुत अच्छा। तो मैं जब आप पार्लियामेंट का टिकट पाई और आपने जब आप चुनाव लड़ रही थी तो मैं ऐसे ही सोचा कि बताओ 2009 में जिससे मैं मुलाकात किया था, जिसकी मम्मी मुझे कह रही थी कि हाँ बिटिया है, पढ़ रही थी, 2024 में वो खुद सांसद हो गई। तो ये वक्त का तकाजा है। तो आप के अंदर जब चुनाव जीतने के बाद आपने सोचा ना कि विश्व के सबसे बड़े नेता भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने खड़े होंगे और ललकारेंगे, कहेंगे समाजवादी पार्टी की सांसद के तौर पर मैं ये पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसका जवाब दीजिए। वो थ्रिल, वो एक स्वैग था? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, हर नेता की अलग अलग तरीका होता है राजनीति करने का, और मेरा बहुत ज्यादा उस तरीके का अंदाज नहीं है। लेकिन यह है कि स्पष्टता है और एक सिंपल, जिस तरीके से मैं चीजों को समझती हूँ उस तरीके से, स्पष्ट तरीके से, सिंपल तरीके से अपनी बात रखूं, लेकिन दृढ़ता के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज हल्के लहजे में बोली जाए या एक सरल स्वभाव में बोली जाए तो वो चीज कमजोर है, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो वही मेरी कोशिश है और मुझे लगता है काफी लोग इस चीज से मुतासिर भी रहते हैं कि मुझे बहुत सी महिलाएं मिलती हैं आके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है कि उस अंदाज से आप करें, लेकिन वो मेरा अंदाज नहीं है। तो शुरू शुरू में जैसे लोग सिखाते हैं बड़े बुजुर्ग, तो मुझे भी सिखाया गया, पर वो चीज मुझे कभी अपने अंदर से नेचुरली आती भी नहीं लगी। कतई जरूरत भी नहीं है, हल्के से मुस्कुराते हुए और बहुत आराम से ही आप ऐसा तीर मारती हैं कि अंदर तक घुस
जाता है विपक्षी तिलमिला जाते हैं कि इकरा ने क्या कहा और हेडलाइन बन जाती है। जी, बस वही कोशिश है कि अपनी बात, मुझे लगता है राजनीति भी ज्यादा शोबाजी का ना होके सरलता से, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें इतनी चीखो चिल्लाने की और उस तरह के अंदाज की जरूरत नहीं होती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को भी आप देखेंगे, चाहे मंच के भाषण पे हो या पार्लियामेंट में हो, वो कभी उस अंदाज से बात नहीं रखते, लेकिन जो वो बात रखते हैं उसकी महत्ता क्या होती है ये अपने आप ही लोगों का जुड़ाव जो है उन बातों से देख के पता चल जाता है। तो मेरा भी ये रहा, शुरू में काफी लोगों ने समझाया कि इस तरीके से आपको कहना है, उस तरीके से, लेकिन जो मुझे नेचुरली आता है मैं उसी तरीके से बात रखती हूँ। और अभी तक उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी के साथ। शालीनता ही तो आपकी ताकत है। लोग पसंद करते हैं। इकरा हसन कितनी शालीन लड़की है, क्या बहुत ही डिसेंट है, बहुत अच्छे से अपनी बात रखती है, कितने तरीके से अपने को केयर करती है, सर पे पल्लू रखती है, तहजीब है, एक संस्कृति है, एक बड़े घर की लड़की लगती है जिसे संस्कार दिया गया। बड़ा छोटा कुछ नहीं मतलब पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, संस्कार से बड़ा होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो लोग ये कहते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं, आप तक कानों में ये पहुंचा तो होगा? जी, बहुत लोगों ने सराहा है, दुआएं दी हैं, आशीर्वाद मिला है, तो अच्छा लगता है और हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि देखिए राजनीति में आप सबको नहीं अपने पक्ष में कर सकते, तो कई बार परेशानी भी होती है। कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं जो मतलब मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे परिवार की राजनीति का जो हिस्सा नहीं है, उस तरीके से भी लोग आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। तो उस बीच में जब कुछ चंद लोग आके आपकी सराहना करें तो उससे हौसला अफजाई होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि जितनी आलोचना लोग करने की कोशिश करते हैं एजेंडे के तहत, ऐसे तो नहीं करते, लेकिन जो भाजपा का एजेंडा है उसके तहत, एक ध्रुवीकरण के तहत हमें जो आलोचना करने के प्रयास बहुत होते रहते हैं, उससे मेरा मन काफी शुरू में विचलित हुआ, बहुत परेशानी रही। लेकिन उसके साथ साथ ही लोगों का अपार प्रेम भी मिला। चाहे सोशल मीडिया पे लोगों ने कई जो पोस्ट लोग गलत तरह की करते हैं उसके विरोध में खुद ही लोग आए और मेरा साथ दिया, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और ये सब राजनीति का हिस्सा है, ये मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो अब उतना मैं अपने दिल पे इन चीजों का असर नहीं लेती। पार्लियामेंट में खड़ी होती हैं, सामने अमित शाह, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति सामने होते हैं, सवाल पूछती हैं, तो कोई झिझक नहीं? देखिए, आत्मविश्वास आता है उस जनता के प्यार से जिन्होंने हमें वहां भेजा है। अगर हम वहां मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने लोगों की, जिन्होंने मुझे वहाँ एक आवाज बना के भेजा है, अगर मैं उनकी बात भी मुखर तरीके से, उनके जज्बात ना रख पाऊँ, तो मेरा वहाँ बैठना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसलिए उस काम में चाहे किसी भी हद तक जाना हो, मैं अपनी बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूँ और उसमें किसी से डर नहीं लगता। ये राजनीति है, आज वो वहाँ बैठे हैं, वक्त की बात है, कल को हमारा भी दौर आएगा। तो सवाल होने चाहिए सरकार से, जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, उनसे सवाल तो होने चाहिए और वो मैं करूंगी। इसी पे आपने एक शेर सुनाया था वहां पे दादरी की रैली में, निजाम है बदलता है, जरा सुना देंगी? जी, अब मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन इसी तरह का था कि जनता उठ खड़ी हुई है और ये निजाम बदलने को है, तो इसी के अंदाज में कुछ था। जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है, जनता उठ खड़ी है, ये निजाम बदलने को है। तो उम्मीद है हमें कि बदलाव आएगा, क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया उत्तर प्रदेश के लोगों को जूझते हुए हर तरीके से, तो हमें उम्मीद है बदलाव की लहर दिख रही है और हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो आगाज हुआ है दादरी से और उम्मीद है जैसे 11 में नोएडा से हुआ था, उसी तरीके से जीत हासिल हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी करेंगे। इकरा, शालीनता आप में है, वो बात सही है, लेकिन आपके तेवर को हमने उस वक्त भी देखा था जब पूरे संसार ने देखा था, CAA NRC में, लंदन में, इकरा हसन जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे और वो तस्वीरें ब्रिटिश हाई कमीशन के पास लहराते हुए पोस्टर और नेतृत्व करते हुए जो मॉब है उस भीड़ का, और CAA NRC के खिलाफ एक बुलंद आवाज विदेश में, तो वो तेवर भी हमने देखा है, वो क्या था? देखिए, उस टाइम मैं लंदन में पढ़ रही थी और ये कानून आया और मन इतना विचलित हुआ कि इतनी परेशानी हुई। यहाँ पे जामिया में, JNU में, सब जगह स्टूडेंट्स आगे आके विरोध कर रहे थे। तो वहाँ की जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी थी, जो साउथ एशियन इंडियन स्टूडेंट्स थे उसमें, तो हम लोगों ने फिर ये एक ग्रुप बना, सब मिले और फिर ये तय हुआ कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो हमने ये ठाना कि हम वहाँ पे भी इस बात को मुखर रूप से उठाएंगे और वहाँ पर भी हम जगह जगह जाकर लोगों को एकत्रित करेंगे, जागरूक करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे हमारा सपोर्ट और समर्थन हमारे देशवासियों तक पहुंचे वहीं से ही। तो उसके तहत हमने बहुत वहाँ पर प्रोटेस्ट करी। तो वहाँ कहाँ पढ़ती थी
थी? जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सोएस कॉलेज है, उसे वहाँ का JNU भी कहा जाता है। अच्छा। तो थोड़ा उस तरह की विचारधारा है, लेफ्ट ओरिएंटेड है। वहाँ पे मैं पढ़ती थी, तो हमारे कॉलेज से ही वो शुरुआत भी हुई थी। तो अच्छी प्रोटेस्ट रही, सभी हर मजहब के, हर वर्ग के लोग आए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे। बड़ी यूनिटी, बाहर जाके आप जिस देश के हैं वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है। किस जिले से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस मजहब के हैं, किस जात के हैं, ये कोई नहीं पूछता। आपका देश ही पूछा जाता है। तो एक यूनिटी अलग तरह की थी। एक जो जब यूथ में वो स्पिरिट देखने को मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने वहाँ इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करी, और भी कई कई जगहों पर महात्मा गांधी जी के वहाँ पे स्टैचू जो है, जो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, तो वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट करी। तो उसका बहुत अच्छा मैसेज गया, और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने सराहा। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे जो मुझे मिले, तो मैं लेट हो गई थी एक प्रोटेस्ट के लिए, और मैं लीडर नहीं थी उस प्रोटेस्ट की, मैं एक हिस्सा थी बस। लेकिन उस दिन बारिश हो गई, मेरा असाइनमेंट था, मैं लेट हो गई। तो मैं जब पहुंची तो वो और मैं, हमें रोड क्रॉस करना था, हम बहुत देर तक बारिश की वजह से फंसे खड़े रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपका ही कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, मैं बहुत हिचकती थी उस टाइम, मेरा कुछ राजनीति में ऐसा नहीं था, बोलना भी शायद ढंग से ना आता हो। तो मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, तो ये इत्तेफाक था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इत्तेफाक से फिर वो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया, मैं देने नहीं गई थी, इत्तेफाकन हुआ। और फिर जब मेरी एंट्री हुई परिस्थितियों की वजह से राजनीति में, तो तब वो इंटरव्यू फिर चला। पहले शायद उतने लोगों ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन तब वो चला। और ये भी किस्मत का ही खेल है कि उस दौरान मैं जबकि लीडर नहीं थी, मेरा ही इंटरव्यू हुआ। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाला, हमारे जिंदगी की स्क्रिप्ट ऊपर वाले के हाथ में है, तो कुछ चीज़ें वहीं से होती हुई आती हैं। ये चीज़ें मैं बाद में सोच रही थी, ये उस वक्त तो नहीं सोचा था, और बड़ी हिचक थी मुझे, उस इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा। तो पर हालात ऐसे बने कि वो हुआ, और फिर बाद में वो बहुत चला। लंदन की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इंडिया के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या अंतर? वहाँ पर राइट्स की जो अवेयरनेस है, अपने जो हमारी राइट्स हैं उसकी अधिकारों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और मतलब हर रोज़ हमारे कॉलेज के बाहर, हमारा कॉलेज जो था तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस था, कई तरह के कॉलेजेस थे, UCL और एक और कॉलेज था, मैं नाम नहीं याद आ रहा। तो वो कैंपस था पूरा, वहाँ पर रोज किसी ना किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट होती थी, रोज लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, लड़ते थे। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है कि हम किसी चीज से विरोध करें और अपनी बात रखने का हमें अधिकार हो, वही आजादी है। तो वहाँ पे उस चीज की वैल्यू बहुत है कि आप एक भी इंसान अगर है अपनी बात रखे, उस पर इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश होती है, तरह तरह के कानून लगा दिए जाते हैं लोगों पर, UAPA और हर तरह के कानून का गलत इस्तेमाल होता है, या किसी को एजेंडे से जोड़ दिया जाता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा हो, या अन्य तरह की चीजें, एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है जो मुझे लगता है बहुत गलत है। तो वहां पर वैसा नहीं है, वहां पर आप अपनी बात, एक भी आदमी है, एक चीज से आपत्ति है, आपको अधिकार है, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, खड़ा होइए, आप पे कोई, आपको जेल में नहीं कोई डालेगा। तो वो एक अच्छी चीज है, जिससे जो हमारे देश में मुझे लग रहा है जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार इस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, इस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी रोक है, बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये चाहते हैं कि ताकत बस आपके हाथ में रहे, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो पावर का, कि कोई भी अगर आपसे सवाल कर रहा है, आपकी नीति से खुश नहीं है, तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इकरा, जब आप वहाँ लंदन में थी, तो वहाँ तो जींस, टी-शर्ट ये सब भी पहनती होंगी? जी बिल्कुल, मैं बचपन से पहनती थी। स्टूडेंट थी तो ठंड का वहाँ बहुत मौसम था, हमारे कपड़े वहाँ पर्याप्त नहीं रहते हैं, तो वहाँ के कपड़ों के हिसाब से वहीं पे उस तरीके से वहाँ पे रहना पड़ता था। और उससे पहले भी जब मैं स्कूल में थी, तो जैसे सब बच्चे रहते हैं, ये मेरा प्रोफेशनल अटायर कह लीजिए, मेरी संस्कृति का हिस्सा कह लीजिए। जब आप लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब आपको लोग एक जिम्मेदार नज़रिए से देखते हैं, तो मुझे लगता है हर प्रोफेशन का एक अटायर होता है। जैसे वकीलों की एक ड्रेस है, उसी तरीके से डॉक्टर्स की है, टीचर भी एक तरीके से आते हैं, नेताओं की भी है। तो ये उसी का हिस्सा है। और मैं क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों को अब रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ इकरा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ हूँ, तो मुझे उन्हीं के अंदाज में सबके बीच में आना ये भी ज़रूरी है। ये हिजाब उसी का प्रतीक है? जी, हिजाब नहीं है, मैंने कहा है कई बार, ये हिजाब नहीं है, आंचल है। हमारे यहाँ पर मुस्लिम समाज से हों, गुजर हों, जाट हों, महिलाएं, राजपूत हों,
कश्यप हो, सैनी हो, हर समाज की जो महिलाएं हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो जिस तरीके से वो अपने सर को ढकती हैं, वो अपने आंचल से, चाहे साड़ी के पल्लू से हो या दुपट्टे से हो, इसी तरीके से लोग रहते हैं। हिजाब थोड़ा अरेबियन कॉन्सेप्ट है, वहाँ के लोग उस तरीके से लेते हैं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी मेरे मजहब के अलावा मेरे कल्चर की भी है। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ का क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, तो वो हर रीजन का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ दूध दही घी पे बड़ा जोर है, तो वही वेजिटेरियन डाइट पे ही ज़्यादा फोकस है। मैं खुद भी नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाती, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि खेती बाड़ी का जो हमारा वहाँ का सब व्यवस्था है उसी हिसाब से रहते हैं, तो आप जहाँ से आ रहे हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होना बेहद ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये जब आप नाहिद हसन को चुनाव लड़ा रही थी, मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था, उस समय से आपका ये अटायर है, उसी समय से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले जब राजनीति की जिम्मेदारी आपके पास नहीं थी, उससे पहले आप सामान्य जींस टी शर्ट, सलवार सूट जो भी पहनना जा सकता है पहनती थी। ये नाहिद हसन जब जेल में थे और आपने उस चुनाव की 2022 के चुनाव की जिम्मेदारी, तभी से मैं ये देख रहा हूँ, ऐसा ही है ना? फिर ये उतरा नहीं। अब शादी हो, ब्याह हो, घर हो, पार्लियामेंट हो, समाज हो, ये हर जगह रिश्तेदारियां हो, कहीं भी ये यही भेष रहता है। चेहरे याद करा कोई इकरा हसन, तो वो इकरा हसन तो ऐसे ही होगी, बेअदब टाइप की नहीं होगी, उसमें संस्कार होगा, अदबी होगी, आंचल होगा, इसकी चर्चा बहुत रहती है। मतलब मैं बिहार गया था चुनाव में, तो मैं सीमांचल में गया, तो वो इकरा हसन आ रही, वो लड़की बहुत कल्चर्ड है, बड़ा संस्कार है, वो तो कभी आंचल गिरने नहीं देती है। तो ये आप तक पहुंची होगी ना बात? जी बहुत, बल्कि कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप जिस तरीके से लेती हैं, हाँ। तो ये थोड़ा अलग है ऐसे। तो ये मेरी मदर ऐसे करती थी, उनसे सीखा मैंने, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब मुझसे कई लोगों ने पूछा भी, कई लोगों ने मुझे दोष भी दिया कि आपको तो प्रोग्रेसिव सोच के साथ आना चाहिए था, आप यंग हैं, आप अगर इस तरीके से सर ढकेंगी तो आप पीछे ले जा रही हैं महिलाओं को। और तरह तरह के, मतलब हर जो भी आप कदम उठाएं उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वी हैव टू चूज आवर बैटल्स। एक कहावत है कि आपको सारी जंगें आप लड़ें, ये जरूरी नहीं है, कुछ जंग आप लड़ें, कुछ छोड़ भी दें। तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मेरा काम पब्लिक में रहने का है। उससे पहले नहीं था, मैं स्टूडेंट थी, घर में रहती थी, तो तब कोई रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं पब्लिक लाइफ में आई हूँ, तो मुझे भी बेहतर लगता है कि मैं एक तरीके से लोगों के बीच में जाऊँ। पार्लियामेंट जाती होंगी, वहां भी लोग चर्चा करते होंगे आपके साथ की बहुत सारी महिला सांसद हैं जो बातें करती होंगे, इकरा कैसे रहती हो तुम, कैसे हाँ, इसको मुझे भी सिखाओ। बहुत लोग कहते हैं कि अरे इतने यंग हो, अभी से क्यों सर ढक रहे हो, क्या जरूरत है, और कोई बात नहीं। तो वो बातें भी ठीक हैं, लेकिन मेरी सोच वहां तक नहीं जाती। मुझे लगता है कि देखिए, मजहब या कल्चर सबसे रिलेटेड है कि जब पब्लिक में आप हैं तो कई सारी चीजें आपको खुद, मैं इतना सब करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे ट्रोल अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, मन बहुत दुखी होता है, तरह तरह के वो बनाएंगे, कोई कुछ कह देगा उस तरीके से। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं इतना बच के चलने के बावजूद ये सब हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं दूसरे अंदाज में रहती तो पता नहीं क्या क्या लोग चर्चा चलाते। और मुझे बेफिजूल की बातों में, बेफिजूल की चर्चा अपने लिए चलाने का कोई मन नहीं है। मेरा जो काम है, और ये बहुत सीरियस काम है, ये बहुत वैसा काम नहीं है जी, और 24 घंटे का काम है। तो इसमें मैं चाहती हूँ, मैंने कई बार कही भी है बात, कि मेरा फोकस मेरा काम है। अगर मैं अपना सर ढकूं और 10 लोग शांत हो जाएं उससे, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम काम की बात करें, वो बेहतर है। अब मैं ना ढकूं और फिर 10 लोग इसी बात पे कमेंट करते रहें और काम की चर्चा होए ना कभी भी, तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो शायद वक्त भी आएगा, हम देखेंगे हमारी जिंदगी में, जब महिलाओं के पहनावे पे बात नहीं होगी, उनके काम पे बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो सामाजिक सोच है, इसको बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो उसमें मेरी कोशिश ये है कि, और बहुत अच्छे मुझे उदाहरण भी मिले हैं कई। एक हमारे वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो वो महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने एम्प्लॉय किया कैमरा वर्क के लिए, तो जिसमें उनके घर वालों ने, मुस्लिम लड़कियां थी, उनके घर वालों ने मना कर दिया। तो लड़कियों ने कहा कि क्यों, इकरा भी तो करती है और हम भी इसी तरह से रोड के कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। तो उनके घर वालों के पास जवाब नहीं बना, और वो फिर लड़कियां अब काम कर रही हैं। तो ये बात मुझे उन्होंने पर्सनली बताई और मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक उदाहरण उन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जिनके घर वाले उतने कंफर्टेबल नहीं है,
एक उदाहरण हो, रिप्रेजेंटेशन हो कि हाँ अगर इस अंदाज से हमारी लड़की जाएगी तो ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन लोगों की सोच को बदलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन लड़कियों के प्रोग्रेस में हम देरी नहीं कर सकते, चाहे वो सर ढक के हो या खोल के हो, उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो लड़कियां जिनके घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव सोच के हैं, अगर मुझे देख के प्रोत्साहित हो रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इकरा, अभी आपने कहा ना कि मैं वेज पसंद करती हूँ क्योंकि गुजर समाज से हूँ, तो दही, दूध, भैंस, गाय, खेती बाड़ी, ये भी है आपके यहाँ पूरा? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता ज्यादातर लाल चटनी होती है लहसुन वाली, वो और मक्खन और रोटी और मट्ठा, ये सुबह का नाश्ता है। अगर हम कहें गुजर समाज में, मैं भी खाता रहता हूँ, अतुल प्रधान के यहाँ भी खाया, अभी नोएडा में भी खाया, तो उसको बोलूं कि